हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम जिस विषय पे चर्चा करने चल रहे हैं ना, वो है पूर्व मौर्य काल। हम लोग मूर्ति कला की दृष्टि से आज पूर्व मौर्य काल पर जो है प्रकाश डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये जो आपका ठीक कहीं कहीं आपको 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व मिलेगा और कहीं कहीं आपको 325 से मिलेगा दोस्तों। 325 से 185 ये भी आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, कोई भी चीज बिंदु शुरू करने से पहले हम इसकी मूल चीज को जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम जान देखिए, सिकंदर जो है, ठीक है, सिकंदर माना जाता है सिकंदर, ठीक है, माना जाता है कि जो सिकंदर थे, ठीक है, कौन? सिकंदर, क्या क्या सिकंदर, लेकिन का इसका जो सही हो सिकंदर है। ठीक है, ये जो सिकंदर थे तो इनकी मृत्यु, ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। कहां हुआ था? 323 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये थे कौन। तो हम आज गुरु से समझेंगे। देखिए, तो पहले हम लोग देखते हैं सुकरात। ठीक है, सुकरात के शिष्य का नाम था प्लेटो। प्लेटो प्लेटो के शिष्य का नाम था अरस्तु। कहीं कहीं ऐसे बड़ा आ लगा हुआ है और कहीं कहीं ऐसे अरस्तु लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इनके शिष्य का नाम था सिकंदर। ठीक है, यही सिकंदर जो है, यही है आपके ये वाले सिकंदर। तो हम इन्हीं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, हर व्यक्ति, हम हो आप है कोई भी हो, तो हर व्यक्ति को जो है एक ना एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा और यही अटल सत्य है। तो ये जो सिकंदर जी थे, इनके मृत्यु जो है यूनान में हुई थी। यूनान से आपको कुछ याद आ रहा है? बेबीलोन के झूलते हुए बाग। हाँ, बेबीलोन के झूलते हुए बाग, ये जो है ये आपका यहीं से ये संबंधित हैं आपके सिकंदर जी। और ये कहाँ है? तो ये आपका हेलेनिस्टिक कला। ठीक है, हेलेनिस्टिक कला आप जो है हमारे गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल पे जाइए, आप इस विषय में पूरी जानकारी पूरी डिटेल से पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इन्हीं के विषय में बात करते हैं। तो देखिए, ये जो सिकंदर जी थे, ठीक है, इनको देखिए, सिकंदर में और पोरस में, सिकंदर और पोरस हमारे ये राजा है भारतीय। ठीक है, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। सिकंदर को धूल किसने चढ़ाया था? पोरस जी ने। लेकिन ये हमारे इतिहास में बहुत कम मॉडर्न है, क्योंकि ये बाएं हाथ से लिखा हुआ इतिहास है जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मुगल नहीं आए होते भारत में, तो आज भारत की जो स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, इसका जो है दृश्य कुछ और होता। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो पूर्व मौर्य काल है, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये मैं आपकी जानकारी हेतु बता रहा था। देखिए, सिंधु सभ्यता और मौर्य काल के बीच में कुछ ज्यादा कलाकृतियां या स्थापत्य के प्रमाण नहीं मिलते हैं, ना के बराबर मिलते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? चलिए हम एक एक बिंदु जो है लिखते और समझते हुए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंधु काल, ठीक है, सिंधु काल हुआ
पूर्व मौर्य काल, पूर्व मौर्य काल, चलिए मौर्य काल ही लिखते क्योंकि पूर्व तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। सिंधु काल व मौर्य काल के मध्य कुछ ज्यादा प्रमाण, कुछ ज्यादा स्थापत्य व कला के प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है दोस्तों, नहीं मिले हैं। जो मिले हैं वे ना के बराबर हैं। किसके बराबर? वे ना के बराबर हैं। देखिए सिंधु काल और मौर्य काल के मध्य में जो काल है वही हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्व मौर्य काल, ठीक है। तो देखिए सिंधु काल और मौर्य काल के बीच में कलाकृतियां या स्थापत्य या कला के, ठीक है, स्थापत्य या कला के कुछ ज्यादा प्रमाण नहीं मिले हैं दोस्तों। हाँ, प्रमाण जो मिले हैं वे ना के बराबर मिले हैं। तो ऐसा क्यों बताइए? अरे भाई, जब प्रमाण आपका सिंधु घाटी सभ्यता का मिल सकता है तो इसका क्यों नहीं मिला? ये भी सोचने योग्य बातें हैं ना कि इसका क्यों नहीं मिला। तो इसका इसलिए नहीं मिला बल्कि भैया कि यहां पर जो है ना, यहां पर ज्यादातर राज प्रसाद या स्थापत्य जो बनाए गए थे वो लकड़ी के बनाए गए थे। और हम आप सभी को मालूम है कि लकड़ी ज्यादा दिन नहीं चलता, उसमें दीमक लग जाते हैं, ठीक है। लकड़ी ज्यादा दिन नहीं चलता, उसमें दीमक लग जाते हैं। तो देखिए एक बिंदु आप लोग और देख लीजिए। तो यहां पर क्या हुआ था, इस समय 1500, ठीक है, इस समय 1500, समझ रहे ना, इस समय 1500 ईस्वी में जो है लकड़ी के भवन ज्यादातर बनते थे। इस समय लकड़ी के भवन या राज प्रसाद, ठीक है, लकड़ी के भवन के प्रमाण अधिक निश्चित माना जाता है। मतलब यही कि माना जाता है कि इस समय जो है ना लकड़ी के प्रमाण अधिक मिले। देखिए इस समय लकड़ी के ही भवन बने थे, ठीक है, क्योंकि आपके जो है फायान जब आया था तो उन्होंने कहा मौर्य जी के राजमहल को देखकर कि ये मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसे किसी देवतुल्य ने या किसी देवी देवता ने बनाया है। तो ऐसे जो है भव्यता थी। तो देखिए अब हम देख लेते हैं गिरिवज्र, ठीक है, गिरिवज्र जो है ये कहां है, गिरिवज्र कहां है? देखिए हम लोग देख लेते हैं गिरिवज्र, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपका गिरिवज्र है खसात से, ठीक है, खसात शेष, ये आपका जो है पाटलिपुत्र है, ठीक है, ये राजगृह है। यहां पर जो है राज गृह के प्रमाण में ये आपके पाटलिपुत्र। अब बताइए पाटलिपुत्र कहां है? ये आपका पटना में है, पटना बिहार में, ठीक है, ठीक है, ये प्रमाण ये है। दूसरा प्रमाण आपका महाभारत काल से मिला है। कहां से? महाभारत काल से मिला है।
ऐसा माना जाता है कि इसी के आसपास जो है महाभारत घटनाएं जो है घटित हुई होंगी। ठीक है, तो यहीं से प्रमाण मिला है, वो है बृहत रथ। दूसरा प्रमाण है महाभारत कालीन, वो है बृहत रथ। ये आपका बृहत रथ है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी कहाँ है? कौशाम्बी बिहार में। कौशाम्बी में घोषित राम। ठीक है, घोषित राम क्या है? घोषित राम जो है बुद्ध जो भिक्षुक होते थे उनके रहने के लिए बनाया गया था। ठीक है, देखिए हम देख लेते हैं। तीसरा घोषित राम, घोषित राम जो है ना, ये आपकी कौशाम्बी, कहा? कौशाम्बी में कौशाम्बी के घोषित राम। देखिए घोषित राम एक व्यक्ति का नाम है, ये आपका बिहार में, पहले मैं ये बता दूं। ठीक है, उसके बाद जो घोषित राम है ना, घोषित राम नामक व्यापारी ने जो है बुद्ध के भिक्षुकों के रहने के लिए एक कक्ष बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? घोषित राम नामक एक व्यापारी। घोषित राम व्यापारी ने इसका निर्माण कराया। इसका निर्माण कराया। ठीक है, इसका निर्माण जो है घोषित राम नामक व्यापारी ने कराया था। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि यह बिहार, ठीक है, देखिए इसके बाद हम देख लेते हैं इस बिहार के चारों ओर, इस बिहार के, देखिए हम देख लेते हैं ये बिहार कहाँ है? भाई उत्तर प्रदेश के पड़ोसी गांव, पड़ोसी राज्य है। ठीक है, देखिए इस बिहार के चारों ओर, ठीक है, इस बिहार के चारों ओर बौद्ध भिक्षुओं हेतु, बौद्ध भिक्षुओं के लिए कक्ष का निर्माण अशोक ने, ठीक है, अशोक ने कराया था। ठीक, किसने? अशोक ने। तो देखिए अब हम इसी अशोक से रिलेटिव एक बिंदु और देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देंगे। ठीक है, मौर्य काल के और जो है इस सिकंदर पोरस के, सॉरी सिकंदर पोरस कह रहा हूँ, ये जो सिकंदर है, देखिए सिकंदर पोरस नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दोनों की लड़ाई हुई थी ना, तो इसीलिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लोरिया, ठीक है, लोरियागढ़। ठीक है, इसे जो है कहेंगे आपको लोरिया नंदगढ़ पूरा है। ठीक है, देखिए लोरिया नंदगढ़। अब बताइए कहाँ है? बताइए। लोरिया नंदगढ़ के शमशान, क्या? के शमशान। ठीक है, ये आपका बिहार में है। ठीक है, ये भी आपका बिहार में है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो स्वर्ण पात्र मिले थे, बर्तन जिसे कहते हैं, ठीक है, स्वर्ण पात्र मिले थे, उस पे नग्न, ठीक है, उस पे नग्न जो है मात्र देवी की प्रतिमा अंकित हुई थी। इस काल में स्वर्ण पात्र पर नग्न मात्र देवी की प्रतिमा, ठीक है, प्रतिमा प्राप्त है। ठीक है,
देखिए ये प्रतिमा जो प्राप्त है इसका जो प्रमाण है ना, इसका जो प्रमाण है वो आपके ऋग्वेद में है। ठीक है, इसके जो प्रमाण है वो आपके ऋग्वेद में है। ठीक है, वो आपके ऋग्वेद में इसका अंकन है। अब हम लोग देख लेते हैं पिपरवा से प्राप्त अस्थि कलश। देखिए पिपरवा से प्राप्त जो है अस्थि कलश है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, माना जाता है, यहाँ लिखते, ठीक है, माना जाता है। अब हम यहाँ लिख देते हैं पिपरवा से प्राप्त अस्थि कलश, अस्थि कलश। तो ये आपका सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर कहाँ है? तो सिद्धार्थ नगर जो है आपका ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। सिद्धार्थ नगर के हमारे मास्टर साहब भी थे, सिद्धार्थ नगर। ये कहाँ है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो पूर्व मौर्य काल है ना, इससे संबंधित बिंदु यही है, क्योंकि अब इसके आगे जो है ना वो तो आपका शुरू हो जाएगा मौर्य काल। ठीक है, तो ये आपका है पूर्व मौर्य काल। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के हेतु केवल कि ये जो सिकंदर थे, जब इनकी मृत्यु हो गई थी 323 ईस्वी में, तो इनका जो राज्य भार था, ठीक है, राज्य भार इनका जो था वो जो है 3 भागों में बट गया था, क्योंकि इन्होंने 3 लोगों को उत्तराधिकारी बनाया था। क्यों? देखो एंटोगोनस को जो है आपका दे दिए थे उधर का पार्ट, यूनान का, और जो बीच का सिंधु घाटी सभ्यता, इराक है, ईरान है, या भारत के कुछ राज्य, तो यहाँ आपका ये हिस्से में किसके पड़ा था? ये सिकंदर के हिस्से में पड़ा था। ठीक, किसके? सिकंदर के। और जो टालमी द्वितीय थे उनको मिस्र दे दिए थे। ठीक है, इन तीनों ने बांट लिए उनके मृत्यु बाद। सब जैसे एक जब पिता की मृत्यु होती है ना, बच्चे आपस में बर्तन तक बांट लेते हैं, तो ऐसे लोगों ने बांट लिया। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर हमारे चाणक्य जी और चंद्रगुप्त जी जब आए, बड़े हुए, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे संबंध तो नहीं है, पड़ोसी हैं ऐसे नहीं, तो क्या किए, ये जो आपके हैं सेल्यूकस, ठीक है, जो सेल्यूकस थे उनकी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिए। अब देखिए दोनों के घर रिश्ते हो गए, तो जब दोनों के घर रिश्ते हो गए तो लड़ाई कौन करता है भाई? वही युद्ध के लिए तो रिश्ते कराए गए, जिससे रिश्ते जो है रिश्तेदारी में बदल जाए, दोनों के दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल जाए। तो इस विवाह हो गया, विवाह के 1 वर्ष बाद, ठीक है, इस जो आपके हैं सेल्यूकस जी, ये आए अपनी बेटी को देखने, जो है चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं से हुआ। तो इनके जो है आए, तो क्या हुआ, 2 महीने तक रहे। तो इनकी स्वागत में, ठीक है, जो पाटिलपुत्र है, ठीक है, पाटिलपुत्र पटना में, यहीं से इनका स्वागत किया गया, बहुत भव्य स्वागत हुआ। तो ये तकरीबन 2 माह रहे यहां पर। तो जब वो जाने का अवसर आया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, या आपकी सेवा में कोई गलती तो नहीं रह गई है? भाई ये भारत मेहमानों को देवता के समान मानते, अतिथि देवो भव आशीर्वाद दिया जाता है कि भैया अतिथि जो होते देवता के समान होते, उनकी सेवा करनी, इज्जत करनी चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे पूछा, देखिए पहली बात तो ये कि इनकी पत्नी के पिताजी थे, ससुर जी थे, तो कुछ भी रहा होगा, उन्होंने पूछा कि कोई गलती तो नहीं हुई मुझसे 2 महीने में, या आपकी सेवा में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि जिससे आपकी भावनाओं को ठेस लगा हो? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत खुशी की बात है कि हमारी पुत्री से और आपसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, बहुत शुभ अवसर है, बहुत अच्छा अवसर, लेकिन आपसे एक शिकायत है। उन्होंने कहा, देखिए भारत के सम्राट से उन्होंने कहा कि आपसे एक शिकायत है कि जब मैं आ रहा था,
ठीक है, जब मैं आ रहा था अपने यहाँ से तो यही गंधार से मुझे जैसे कोई दूत मुझे मेरा पीछा कर रहा हो, ठीक है, जैसे कोई दूत, गुप्त दूत मेरा पीछा कर रहा हो। भैया चंद्रगुप्त मौर्य गुस्सा हो गए, पूछने लगे दरबार में कौन था कौन था। तो हमारे चाणक्य जी विनम्रता से उठे, उन्होंने कहा कि वो जो दूत थे मेरे द्वारा भेजे गए थे। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा क्यों गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बहुत अच्छी, उन्होंने जो जवाब दिया है उससे हम लोगों को सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये आपके ससुर जी हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपके ससुर जी होने के साथ साथ ये पड़ोसी राज्य के राजा भी हैं। ठीक है, देखिए ये आपके रिश्तेदार हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये पड़ोसी देश के राजा भी हैं। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे राज्य में बाहरी राजा या बाहरी कौन आ रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात विमर्श कर रहा है, इस विषय में जानकारी रखना मैं प्रधान हो, इस राज्य का मैं प्रधान होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, ये मेरा कर्तव्य है। तो ऐसे जवाब सुनकर इनके जो ससुर जी थे, जो सेल्यूकस थे, वो उनको संत जी को नमस्कार कर लिए, वो चाणक्य जी को। उन्होंने कहा कि मानना पड़ेगा आपके विचार को। तो ऐसे है हमारे चाणक्य महाराज जी, ऐसे थे जिन्होंने एक चोटी खाली और खोली और जो नंद वंश के राजा का सर्वनाश करा दिया, एक बार उनकी बेइज्जती किए थे। ठीक है, तो ये रहा हमारे इतिहास मौर्य काल से रिलेटिव। हम और चीज बताएंगे अभी आगे, तो हम पूर्व मौर्य काल पढ़े, जब मौर्य काल पढ़ेंगे, अशोक गुप्त, चंद्रगुप्त, इन लोगों के बाद विषय में जब हम बात करेंगे ना, तो ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों से हम अवगत कराएंगे। और ये कहानी नहीं, ये तो रियलिटी है। तो आप हमारे चैनल पे हो तो आपको जानकारी पूरी दिया जाएगा। तो देखिए मौर्य काल जो है, देखिए ये तो मौर्य काल है, लेकिन इसके पहले पूर्व की ही है। तो देखिए ये आपका जो समय है ना 325, ये एक डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर आभा सिंह, इनकी पुस्तक से ये लिया गया है, इनकी पुस्तक से। और रीता प्रताप जी के हैं, ये 323 है, जो 25 यहाँ 23 है। और कहीं कहीं प्रमाण ये भी मिले हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं एक पुस्तक से तो ना तो खुद पढ़ता हूं ना तो आपको ही पढ़ाता हूं, क्योंकि क्या पता कहीं कहीं आपको 25 मिल जाए, मैं यहाँ पर 22 लिखवा दूं। तो जानकारी में रखिए। इसका देखिए सिंधु काल और मौर्य काल के मध्य में कुछ ज्यादा स्थापत्य या चित्रकला के प्रमाण नहीं मिले थे। क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि 1500 ईस्वी में उन दिनों, ठीक है ना, उन दिनों ज्यादातर जो निर्माण होते थे वो लकड़ियों से होते थे। मौर्य काल बहुत प्रसिद्ध है लकड़ियों के लिए। ठीक है, यहाँ जो राज प्रसाद बनते थे वो सब लकड़ियों के बनते थे। और हम आप सभी लोग जानते हैं कि लकड़ी हो या जिंदगी हो, एक दिन ऐसा आता है कि इसमें दीमक लग जाता है। और जिस प्रकार दीमक लकड़ी को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हम लोगों के अंदर कोई ना कोई बीमारी विकसित हो जाती है, जिससे हम लोग बूढ़े हो जाते हैं उम्र से पहले ही, और हम लोग की एक समय आता मृत्यु हो जाती है। तो देखिए आंख से जितनी चीज दिखाई देगी सब चीज नष्ट होती है, और जो नहीं नष्ट होती वो नहीं दिखती। जैसे ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है, नहीं नष्ट होगा। हवा दिख रहा है, ऐसे नहीं, हवा नहीं दिखता। जब धूल कण उड़ते हैं तो धूल दिखाई देते हैं, हवा नहीं। तो ये सब जो नहीं दिखता ये नहीं नष्ट होता। बाकी घर दिखते हैं, घर नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य दिखते हैं, मनुष्य नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो इतना जानिए। इसके बाद क्या है कि सिंधु काल और मौर्य काल में कुछ ज्यादा स्थापत्य या मूर्ति के प्रमाण नहीं मिले थे भैया, नहीं मिले थे। ठीक है, नाम मात्र मिले थे। इस समय इस समय 1500 ईस्वी लकड़ी के भवन, राजप्रसाद, इसको भवन ही महल ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी महल कहते हैं, के प्रमाण अधिक निश्चित माना जाता है। ठीक है, इसकी जो प्रमाण है अधिक निश्चित माना जाता है कि इसी के रहे होंगे। पिपरवा से प्राप्त अस्थि कलश सिद्धार्थ नगर
इसके बाद अर्शकस्ट कहाँ कहाँ प्रवाहित हुई, वहां किस किस नाम से क्या क्या निर्माण कराए हैं ये मौर्य काल के लोग, वो हम अभी आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, पिपरवा से प्राप्त अस्थि कलश सिद्धार्थ नगर में है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला कह सकते हैं, ठीक है, जिला है। इसके बाद गिरभद्र खसाद शेख, ये राजगृह यही महल है, ठीक है, पाटलिपुत्र पटना में है। कहाँ है? पटना में है। इसके बाद महाभारत कालीन बृहद्रथ शासक समझिए, ठीक है, बृहद्रथ। उसका कौशाम्बी में घोषित राम, ठीक है, घोषित राम ये आपका बिहार में तो है ही, बिहार के साथ साथ ही चंपारण है, ठीक है, चंपारण, बिहार में चंपारण है, तो यहीं से जो है ये है। और ये घोषित राम जो है ना कच्छ, इसको घोषित राम व्यापारी नामक व्यापारी, घोषित राम नामक व्यापारी ने इसे बनवाया था, ठीक है दोस्तों। इस बिहार के चारों ओर बौद्ध भिक्षुओं के लिए कच्छ का निर्माण अशोक ने कराया था, अशोक गुप्त ने, सॉरी अशोक ने कराया था, ठीक है, अशोक जी ने कराया था। इसके बाद लौरियानंदगढ़ के शमशान कहाँ है? बिहार में है। इस काल में स्वर्ण पात्र मतलब सोने की जो है ना पात्र मतलब भगवाना वगैरह ऐसे ही कुछ मिले होंगे, और ये इस पर जो है नग्न आकृति, मात्र देवी की इस पर नग्न आकृति जो है अंकित हुई है, और वो उसके नीचे जो है ना, उसके नीचे कुछ चीजें, देखिए पढ़ा तो गया था नहीं उस समय, तो उसके नीचे कुछ चीजें जो है ना वो आपकी ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी, ठीक है, ब्राह्मणी लिपि में। ये इस चीज के, इस स्वर्ण पात्र के प्रमाण जो है ऋग्वेद में आपके है, ऋग्वेद में आपके है, ठीक है भैया। तो यही सब है, बाकी अभी जब अशोक को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, मौर्य काल में तो हम पूर्व पढ़ रहे हैं, तो बहुत चीजें ऐसे हमें आप लोगों से हम जो है शेयर करेंगे, बताएंगे, कुछ नई नई चीजें देंगे, जानकारी। तो ठीक है दोस्तों, ये जो पूर्व मौर्य काल है दोस्तों, ये इतना ही है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, टोटल 10 लाइन है। आप इसे 10 लाइन 1 मिनट में 1 लाइन पढ़ेंगे, 10 मिनट में 20 मिनट में आपका पूरा कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। और हाँ, जब आपको लगे वीडियो अच्छा है तो आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, तब आप लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो देखे और सुने, इसलिए आपका सादर आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना।